हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी उस रिस्पांस के लिए जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस पर दिया है। सो बहुत सारे न्यू लर्नर्स भी जुड़े हैं इस चैनल के साथ। सो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सो इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा, आप कुछ सीखते रहिएगा, मैं भी आपको कुछ सिखाती रहूँ। सो फ्रेंड्स, आपके इन्हीं लाइक्स और कमेंट्स और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। सो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दिया करो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो बहुत हो गई बातें और अब बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में। सो जिस टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगी वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1, दैट इज़ चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बहुत बार और मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम्स में, तो ये आपको प्रिपेयर करना ही है। सो इसलिए ही मैं सबसे पहले इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। सो जब हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी की, बट उससे पहले हमें साइकोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में साइकोलॉजी है क्या, उसके बाद ही हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पर जाएंगे। सो कुछ प्रोनाउंस करते हैं साइकोलॉजी और कुछ करते हैं साइकोलॉजी, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बोलोगे, बट स्पेलिंग तो इसकी सेम ही रहेगी। सो इसके हम मीनिंग के बारे में बात करेंगे, देन हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं। सो जो साइकोलॉजी है, इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है किसकी? बिहेवियर की। जिस तरह से हम बिहेव करते हैं उसको साइकोलॉजी स्टडी करती है, और जो भी हमारे मेंटल प्रोसेस हैं उसको भी ये स्टडी करती है। और बिहेवियर क्या है? Behavior is any action that other people can observe or measure, जिसको कोई दूसरा पर्सन जो है वो मेज़र कर सके और ऑब्जर्व कर सके। जैसे आप चल रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं भी बोल रही हूँ, तो आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको मेज़र कर सकते हो। सो वो होता है बिहेवियर। सो इसको साइकोलॉजी स्टडी करती है। एंड दूसरा है मेंटल प्रोसेस। सो मेंटल प्रोसेस ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, जैसे ड्रीमिंग, परसेप्शंस, थॉट्स और मेमोरीज क्या हैं, उसको हम ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई दूसरा उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। सो इन सभी को जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि साइकोलॉजी है क्या। अब हम देखेंगे कि जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से आया है। सो जो साइकोलॉजी वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से शब्द आया है। दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। फर्स्ट वन इज साइकी एंड सेकंड वन इज लोगस। सो जो शब्द है साइकी उसका मतलब होता है स्पिरिट या फिर सोल, और लोगस का मतलब होता है स्टडी। सो जो साइकोलॉजी है वो है स्टडी ऑफ सोल, आत्मा की स्टडी है साइकोलॉजी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसे स्टडी ऑफ सोल कहा है, कुछ ने साइंस ऑफ माइंड कहा है, और जबकि कुछ ने इसे साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर भी कहा है। सो अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन है वॉटसन की। सो जे.बी. वॉटसन ने क्या कहा है साइकोलॉजी के लिए कि साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि जो साइकोलॉजी है वो साइंस ऑफ बिहेवियर है। इससे हम बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं और बिहेवियर को हम टाइम ऑफ कंसेप्शन से लेकर डेथ तक भी स्टडी कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। सेकेंड डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। तो उन्होंने कहा है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। तो उन्होंने कहा है कि जो साइकोलॉजी है वो ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करती है, साथ में जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं, जो रिश्ते हैं, उनको भी ये स्टडी करती है। एंड थर्ड डेफिनेशन इज गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेंटल एक्टिविटी को स्टडी करती है या फिर ये उसकी साइंस है।
सो ये 3 डेफिनेशंस हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में डेफिनेशन 1 और 2 तो लिखनी ही है। सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी है क्या। तो इसके बाद हम मूव करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी पर। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये कॉम्बिनेशन है 2 शब्दों का। फर्स्ट वन इज एजुकेशन, सेकेंड वन इज साइकोलॉजी। तो हमें पता है कि एजुकेशन है क्या। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो जीवन पर्यंत चलते रहने वाला प्रोसेस है, जिससे हम अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं बच्चे के प्रति। ये हो गई एजुकेशन और साइकोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ बिहेवियर। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये ब्रांच है साइकोलॉजी की इन विच theories and principles of psychology are applied to education। यानी कि जो भी थ्योरीज हैं साइकोलॉजी की, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं। And educational psychology helps the teacher to understand the development of his pupils, the range and limits of their capacities, the process by which they learn, and their social relationships। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर की कि जिससे वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्यूपल्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनकी कैपेसिटीज़ क्या है, उनकी रेंज क्या है, उनकी लिमिट्स क्या है और क्या प्रोसेस है जिससे वो लर्न कर सकते हैं और उनका सोशल रिलेशनशिप्स क्या है। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत हेल्पफुल है फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो ये हो गया मीनिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी का। अब हम कुछ फेमस डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है स्किनर की। सो स्किनर ने कहा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। कि एक ब्रांच है साइकोलॉजी की जिससे हम डील करते हैं टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस में। और सेकंड है क्रो एंड क्रो की। सो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी describes and explains the learning experiences of an individual from birth to old age। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करती है जो बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक उसके चलते हैं। थर्ड वन इज अकॉर्डिंग टू वॉटर बी कोलेंसिक। उन्होंने कहा कि educational psychology is the study of those facts and principles of psychology which helps to explain and improve the process of education। कि ये स्टडी है उन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स की जिससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं एजुकेशन के प्रोसेस को। सो हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एजुकेशन से रिलेटेड है और टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। सो डेफिनेशंस होगी और मीनिंग भी हो गया। अब हम अपने टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो हम बात करेंगे अब नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका नेचर क्या है। सो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप जितने फ्लो चार्ट बनाओगे अपने पेपर में उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, जो आपके एग्ज़ाम को चेक कर रहे हैं टीचर उन पर, और इससे आपको मार्क्स भी अच्छे आते हैं। और इस तरह से आपको फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप इन सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो जिस तरह से आपका क्वेश्चन आया हो उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट थिंग इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइंस है। सेकेंड वन, इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ सोशल science। Fourth thing is academic science। Fifth one is scientific approach। Sixth one is natural science। Seventh one is growing science and eighth point is applied science। So ये सारा नेचर है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। और अब इनमें से कुछ पॉइंट्स को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ब्रांच है साइंस की। और साइंस क्या होती है? साइंस एक स्टडी की ब्रांच है जिससे हम ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरीफाइबल जर्नल लॉज को स्टडी करते हैं। कि हम फैक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और उन्हीं लॉज को एस्टैब्लिश करते हैं जो वेरीफाई हुए हों
और वो हर जगह सेम लॉज हों। सो उसी तरह से हर साइंस की तरह जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी एक साइंस है जो ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स पर बेस है और कलेक्शन ऑफ डाटा पर भी बेस है। और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये इस पर भी एम करती है कि अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर पर भी। सो ये बात होगी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक साइंस है, इसका नेचर है साइंस का। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ पॉजिटिव साइंस, कि ये एक पॉजिटिव साइंस है। सो पॉजिटिव साइंस क्या होती है? पॉजिटिव साइंस डील विद द फैक्ट्स एज दे आर और एज दे ऑपरेट। वे उन फैक्ट्स पर बेस होती है जो उसके सामने हैं, उन पर नहीं कि जो होने चाहिए। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बच्चे के बिहेवियर को उस तरह से स्टडी करती है जो वैसा है, ना कि वो वैसा होना चाहिए। सो इसीलिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एक पॉजिटिव साइंस है। थर्ड पॉइंट इज इट इज़ अ सोशल साइंस। सो ये भी एक सोशल साइंस है कि जिस तरह से सोशोलॉजिस्ट होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं और पॉलिटिकल साइंटिस्ट होते हैं, उसी तरह से जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं वो ह्यूमन बींग्स को स्टडी करते हैं और उनकी सोशबिलिटी क्या है उसको भी वो स्टडी करते हैं। तो इसीलिए यह एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। ये एक अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि जो अप्लाई हो सके उसके प्रिंसिपल्स। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसके एजुकेशनल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसलिए यह एक अप्लाइड साइंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक अप्रोच। ये साइंटिफिक अप्रोच पर बेस है। इसके कुछ साइंटिफिक मेथड्स होते हैं और कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करते हैं बच्चों के बिहेवियर को, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगाते हैं हम। सो ये बात हो गई नेचर की, कि नेचर क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। और भी पॉइंट्स थे तो आप उनको भी डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, इसका क्या क्या एरिया है, ये कहाँ कहाँ तक काम करता है। सो इसमें भी मैंने फ्लो चार्ट बनाया है। सो इसमें जो फर्स्ट स्कोप है दैट इज लर्नर। इनको हम यहीं पर डिस्क्राइब करते चलेंगे, मैं आपको यहीं से डिफाइन कर दूंगी कि ये क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज लर्नर, कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो लर्नर पर फोकस करती है, क्योंकि जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस होता है इन क्लासरूम वो भी लर्नर के अकॉर्डिंग ही चलता है। लर्नर के अकॉर्डिंग ही हमें जो हमारा करिकुलम है वो हमें फॉर्म करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना लेसन प्लान बनाते हैं। सो जो लर्नर है वो भी एक स्कोप है, क्योंकि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये उस लर्नर को भी स्टडी करती है। सेकेंड पॉइंट इज लर्निंग एक्सपीरियंस। लर्निंग एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं कि हम बच्चों को किन मेथड से पढ़ा रहे हैं, किन किन एड्स का हम यूज़ कर रहे हैं। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इसमें भी हेल्प करती है कि हम डिसाइड कर पाएँ कि हम क्या क्या एड्स का यूज़ करें बच्चों को पढ़ाने के लिए। सो ये भी इसका स्कोप है। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्निंग प्रोसेस। जब हमें पता चल गया सेकंड पॉइंट में कि हमने किन लर्निंग एड्स से बच्चों को पढ़ाना है, फिर उसके बाद चलेगा लर्निंग प्रोसेस, कि हम उन एड्स से बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इसमें भी हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में कि हम किस तरह से उन लॉज को और उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पाएं। सो लर्निंग प्रोसेस में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन भी होता है, हम कॉन्सेप्ट को फॉर्म करते हैं, थिंकिंग और रीजनिंग लगाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ करवाते हैं, और क्या क्या वेज और मीन्स होंगे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग के, वो भी इसमें हेल्प करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है लर्निंग सिचुएशंस। लर्निंग सिचुएशन में बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जैसे क्लासरूम का क्लाइमेट कैसा है, क्या क्या
टेक्निक्स हैं जो फैसिलिटेट करती हैं हमारी लर्निंग के प्रोसेस को, हम क्या क्या इवैल्यूएशन की टेक्निक्स लगाते हैं, प्रैक्टिस क्या करवाते हैं हम, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हम किस तरह से बच्चों को देते हैं। सो वो सब आ जाता है लर्निंग सिचुएशंस में, और उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है हमारी, तो ये भी इसका एक स्कोप है। उसके बाद बात आएगी टीचर की, क्योंकि टीचर ही जो है जो बच्चों को पढ़ाएगा। सो टीचर को अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि उसका क्या रोल है इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। टीचर की जो मोटिवेशन है, उसका जो लेवल एस्पिरेशन का, ये सब टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर को भी स्टडी करती है। उसका एरिया ये भी है कि जो टीचर है, अच्छे टीचर हम डेवलप कर सकें। 6th पॉइंट इज ह्यूमन बिहेवियर। हमें पता है कि जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर को स्टडी करती है, और जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो भी बिहेवियर को स्टडी करती है। वो बिहेवियर स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, टीचर का भी हो सकता है, और उस बिहेवियर को ये मॉडिफाई भी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है कि सभी इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं, कोई भी बच्चा सेम नहीं है। सो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हर बच्चे को हमें उस तरह का इंटेंशन देना चाहिए जिस तरह का वो बच्चा डिजर्व करता है। यानी कि अगर कोई बच्चा लैक करता है स्टडीज़ में, तो उसे हमें उतना ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी उसमें भी हमारी हेल्प करती है। 8th पॉइंट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी स्टडी करती है, कि बच्चे की ग्रोथ किस तरह से हो रही है, उसके माइंड की डेवलपमेंट किस तरह से हो रही है, इसको भी ये स्टडी करती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 8 स्कोप्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो थम्स अप के बटन को प्रेस करके लाइक कर दो वीडियो को, और उसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक पर, दैट इज रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या रोल है टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। सो फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आपको क्वेश्चन लंबा आता है 16 मार्क्स का, कि आपको सिर्फ रोल ही लिखना है, तो आप इनको एक्सपैंड कर सकते हो। आप लगभग 6 to 10 पॉइंट्स लिख सकते हो, उनमें से 3 या 4 पॉइंट्स को आप एक्सपैंड करके भी लिखोगे तो भी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग द करिकुलम। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो करिकुलम को प्लान करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमने बात की कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लास में, सभी बच्चे अलग अलग तरह के हैं, तो हमें उस तरह से करिकुलम बनाना होता है जिसकी हेल्प करती है एजुकेशन साइकोलॉजी। हमें उन बच्चों का ख्याल भी रखना होता है जिनका पेस ऑफ लर्निंग लो है, और उनका भी जिनका हाई है, तो उस तरह से हम करिकुलम बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हम किन किन मेथड्स का यूज़ करें अपने टीचिंग के प्रोसेस में। जैसे हम ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करें जिससे बच्चों की अटेंशन ज़्यादा रहेगी और उनका जो नॉलेज है वो रिटेन रहेगा लंबे समय तक। सो उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारी हेल्प करती है। थर्ड पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो हेल्प करती है कि बच्चों की डिफ़िकल्टीज क्या क्या हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और उनको किस तरह से फिर हमें रेमेडी प्रोवाइड करनी है। कि जैसे टीचर को पता चल जा रहा है कि बच्चे का बिहेवियर किस तरह से है, उसको क्या दिक्कत आ रही है, तो टीचर उनको सॉल्व भी कर सकता है। फोर्थ पॉइंट इज फॉर एडजस्टमेंट एंड डिसिप्लिनिंग द चिल्ड्रन। सो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमें ये भी नॉलेज प्रोवाइड करती है कि हमें बच्चों को ट्रेन किस तरह से करना है, हमें उन्हें एडजस्ट कैसे करना है क्लास में, उनको डिसिप्लिन में कैसे रखना है। क्योंकि जो पनिशमेंट है, जिसे मारना बच्चों को, वो तो बैन है, तो हम वो तो कर नहीं सकते हैं। सो उसके अलावा हमें क्या क्या मेथड से यूज़ करना है जिस तरह से हम बच्चों को डिसिप्लिन में रख सकें, वो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को सिखाती है। फिफ्थ पॉइंट इज टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड।
जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करती है अबाउट टीचिंग, कि जिस तरह से हम बीएड कर रहे हैं तो हमारा टीचिंग के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, हम टीचिंग करना चाहते हैं क्योंकि अब ये हमारा प्रोफेशन है। सो जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है कि टीचर्स में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो और टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। सो सबसे पहले तो हमें खुद को समझना होता है। जो टीचर है उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं अच्छे टीचर बनने की या फिर नहीं है। सो हमें लग रहा है कि हमें अच्छी क्वालिटीज़ हैं, हम अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तब ही हम बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड कर पाएंगे। और टीचर ये भी रियलाइज़ कर पाता है कि क्या उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है बच्चों के प्रति। सो ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से ही होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सो टीचर को ये भी हैंडल करना होता है कि बच्चों के क्वेश्चंस क्या क्या हैं, बच्चों की क्वेरीज क्या क्या हैं, और फिर उनको इंटरेस्ट और एबिलिटीज अपनी एबिलिटीज से सॉल्व करना होता है और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी होती है। जो उनके क्वेश्चंस हैं उनके हिसाब से उन्हें आंसर्स देने होते हैं और बच्चों को ये भी बताना होता है कि ये सही रास्ता है, आपको इस तरह से ये काम करना है। सो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज टू डू इवैल्यूएशन एंड टेस्टिंग। सो जब भी हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो एंड में हमें इवैल्यूएशन करनी होती है। जो भी हमने पढ़ाया है उसको हमें इवैल्यूएट करना है, तो ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी ही सिखाती है। और फिर उसके बाद हमें किस तरह से टेस्ट लेने हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पुट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसर्च। सो जो टीचिंग प्रोफेशन है वो ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमें पढ़ते ही रहना होता है, क्योंकि न्यू न्यू इन्वेंशंस आ रही हैं, हर दिन नया नॉलेज आ रहा है, नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके नए नए सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। सो ये सब एजुकेशन साइकोलॉजी ही हमें सिखाती है कि आपको किस तरह से अप टू डेट रहना है। एंड टू अरेंज लर्निंग सिचुएशंस। सो लर्निंग सिचुएशंस होती हैं जब हम क्लासरूम में हैं, टीचर पढ़ा रहा है लर्नर को, सो वो जो इन्वायरमेंट हो रहा है वो है लर्निंग सिचुएशन, तो उसको किस तरह से अरेंज करना है, वो इन्वायरमेंट हमें किस तरह से लर्निंग अप्रोप्रिएट बनाना है, हमें किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, ये सब एजुकेशनल साइकोलॉजी की हेल्प से ही होता है। 11th पॉइंट इज टू नो द लर्नर। अब टीचर को तो अपने लर्नर के बारे में कुछ पता होना ही चाहिए। सो वो भी हम कैसे सीखेंगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। हमें बच्चों के इंटरेस्ट पता होने चाहिए, उनकी क्या कैपेसिटीज़ हैं, उनके क्या एबिलिटीज़ हैं, उनके क्या एप्टीट्यूड्स हैं और उनकी डेवलपमेंट किस तरह से हुई है, चाहे वो सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल या फिर फिजिकल डेवलपमेंट हो। सो इन सब के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। 12th पॉइंट इज टू नो द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है वो ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेट करता है, यानी कि हेरिडिटी का बच्चों पर क्या इफेक्ट है और जो इन्वायरमेंट है उनके इर्द गिर्द उनका क्या इफेक्ट है, ये सब टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही पता लगता है। सो ये सारे रोल्स हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में। सो यहाँ पर हमारा थर्ड सब टॉपिक कंप्लीट होता है इस टॉपिक का, एंड एट द एंड हम कंक्लूड करेंगे इस टॉपिक को। So we concluded that educational psychology is applied branch of psychology which studies the various experiences and behaviors of the learner in educational environment, which is mainly provided by the teacher for the purpose of bringing out desired changes. Therefore, educational psychology becomes a psychology of teaching and learning. सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अप्लाइड ब्रांच है साइकोलॉजी की, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अप्लाइड साइकोलॉजी है जो स्टडी करती है लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को, उनके बिहेवियर्स को, जिससे हम डिज़ायर्ड चेंजेस ला सकें उनके बिहेवियर में। सो इसीलिए जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको टीचिंग एंड लर्निंग की साइकोलॉजी भी कहा जाता है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इस सब्जेक्ट के अदर टॉपिक्स के बारे में भी। तो आप मुझे कमेंट कर देना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो मैं उसके लिए ट्राई करूँगी कि मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।